जयशंकर साहब ने इंडिया की 3 बिगेस्ट ब्लंडर्स के बारे में बात किया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू के दौरान। अभी हमारे विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में गए हैं, उसी दौरान इन्होंने ये बयान दिया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ऑल डू रिस्पेक्ट टू आवर फॉरेन मिनिस्टर कि देयर इज नो 3 ब्लंडर्स ऑफ इंडिया, देयर आर 4। मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बताना चाहूंगा कि देयर आर 4 कि जिसकी वजह से इंडिया चाइना से पीछे रह गया। और ये चौथा पॉइंट मैं आखिरी में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहला ब्लंडर जो हमारे विदेश मंत्री ने बताया वो है पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ इंडिया नहीं, ये बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ साउथ एशिया है, क्योंकि सिर्फ इस एक ब्लंडर की वजह से आज साउथ एशिया स्टेबल नहीं है। अगर आज के डेट में हम साउथ एशियन कंट्री में पाकिस्तान को देखें, जिन परिस्थितियों से वो गुजर रहा है, हो सकता था कि वो ज़्यादा बेहतर होते जब इंडिया एक होता। ड्यूरिंग पार्टीशन इंडिया ने सिर्फ अपना लैंड एरिया ही नहीं खोया, इंडिया ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज, अपने ह्यूमन लाइफ्स को खोया, इंडिया ने नेचुरल रिसोर्सेज खोए। आज बलूचिस्तान में इतना पेट्रोलियम है कि ना ही वो इंडिया, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी पेट्रोलियम नीड को पूरा कर सकता था। अगर बलूचिस्तान का पेट्रोलियम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आज के डेट में यूज कर पाते तो जो हर साल ये अपने बिलियन ऑफ डॉलर्स इंडिया पाकिस्तान पेट्रोलियम इंपोर्ट करने में खत्म कर देते हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व का, वो बच जाता और इन तीनों कंट्री के करेंसी आज इतनी ना गिरती। लेकिन पाकिस्तान अपने देश में भी पेट्रोलियम इंपोर्ट करता आ रहा है, क्योंकि वो आज तक बलूचिस्तान से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने में अनसक्सेसफुल रहा है। तीसरा, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। इंडिया हिस्टोरिकली सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ट्रेड करता आ रहा है, लेकिन ड्यू टू पार्टीशन इंडिया के पास एक्सेस टू सेंट्रल एशिया खत्म सा हो गया है, क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने के लिए पाकिस्तान से गुजरना होगा। लेकिन पाकिस्तान कभी भी इंडिया को ये एक्सेस नहीं देगा ड्यू टू दियर राइवलरी। इसीलिए आज इंडिया को ईरान के साथ मिलकर 4 बाहर पोर्ट बनाना पड़ रहा है कि इंडिया को आखिरकार सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल जाए। जो चौथी बिगेस्ट थिंग हुई इस पार्टीशन की वजह से, वो थी दोनों कंट्री का मेंटल पीस खत्म होना। जब तक किसी कंट्री के अंदर एक शांति का माहौल नहीं होगा, वहाँ पास कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती, वहाँ पास इनोवेशन नहीं हो सकते, लोग अपने बिजनेसेस नहीं खोलना चाहेंगे। अगर कोई कंट्री कांस्टेंट वॉर के अंदर हो तो कोई भी कंट्री उसके अंदर बिजनेस नहीं खोलना चाहेगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान का लगातार जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म भेजने की वजह से जम्मू एंड कश्मीर कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाया। तो किसी भी कंट्री को प्रोग्रेस करने के लिए उसको वॉर से ध्यान हटाना होगा, और वो वॉर से ध्यान हटा पाएगा तभी वो कंट्री पीसफुली अपने बिजनेसेस, इनोवेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर सकता है और वो कंट्री प्रोग्रेस आगे कर सकता है। ये पार्टीशन का पॉइंट खत्म होने से पहले एक फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान का कभी पार्टीशन नहीं होता तो आपको मालूम है, हो सकता था कि कभी भी अफगानिस्तान पे तालिबान कब्जा ना करता और आज अफगानिस्तान एक प्रोग्रेसिव और एक एडवांस कंट्री होती। वहाँ के लोग एजुकेटेड होते, लोगों के पास पैसे होते, वहाँ पास बिजनेसेस होते। और ये क्यों नहीं हो पाया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऐसा पाकिस्तान ने क्या किया कि जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान की ये हालत है। सेकंड ब्लंडर, लेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया का इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसको हम LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो 1991 में आया PV नरसिम्हा राव के सरकार के अंदर, जिस समय फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था जिसने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट दिया। लेकिन ये बूस्ट इंडिया को काफी लेट से मिला, 13 साल के लेट से। चाइना के अंदर ये बूस्ट 13 साल पहले ही आ गया था। 1978 में डेंग जाओपिंग के सरकार के अंदर, डेंग जाओपिंग को चाइना में जनरल आर्किटेक्ट ऑफ चाइना कहते हैं, और डेंग जाओपिंग को पता चल गया था कम्युनिज्म के सहारे एक सुपर पावर नहीं बन सकता। अगर चाइना को अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है तो उसको कैपिटलिज्म का ही सहारा लेना पड़ेगा। चाइना ने एक चीज़ जो भारत से एकदम अलग की, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे शिफ्ट होना। जहां इंडिया एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में चला गया, वहीं चाइना एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गया। उसने चाइना को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। और इन 13 साल के बीच में चाइना ने वर्ल्ड की सारी कंपनियों को इनिशिएटिव्स दिए, अट्रैक्ट किया कि चाइना के अंदर आए उनके चीप लेबर्स की वजह से। और चाइना इसलिए भी ये कर पाया क्योंकि उनके पास 2 चीज थी। पहली चीज, वो डेंग जाओपिंग जैसा एक विजनरी लीडर, डेंग जाओपिंग ने काफी लंबी सोच रखी थी चाइना के इकोनॉमी को लेकर। और दूसरी ये कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री था, जिसकी वजह से कई सारे प्रोटेस्ट और कई सारे ऑपोजिशंस को चाइना ने इस टाइम पे दबा दिया। लेकिन इंडिया के अंदर ये सेम रिफॉर्म्स 1991 में आने के बाद भी इंडिया पूरी तरह से इन रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। PV नरसिम्हा राव को माना जाता था कि वो इंडिया के डेंग जाओपिंग बनेंगे, और वो बने भी, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। लेकिन इंडिया को पूरी तरह से डेंग जाओपिंग जैसी
रिफॉर्म लाने तक प्रधानमंत्री मोदी का वेट करना पड़ा। लोगों को लगा कि ये जो अधूरा काम नरसिम्हा राव ने छोड़ा है इसको वो पूरा करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी भी इसे पूरा नहीं कर पाए। इस टॉपिक को हम और लंबा खींच सकते हैं, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं किस तरह से इंडिया 1991 में उस समय उसने रिफॉर्म्स लाया जब .com बबल फटा, जिससे इंडिया को फायदा भी हुआ और एक तरह से नुकसान भी, और साथ ही साथ और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे शिफ्ट ना होने की वजह से क्यों इंडिया की ज़्यादातर जनता गरीब रह गई, ये भी इसका कारण है। लेकिन हम इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। थर्ड ब्लंडर जो जयशंकर साहब ने बात की, लेट न्यूक्लियर टेस्ट, जहां पे चाइना ने 1964 में ही अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट कर लिया। इंडिया ने लेट ही सही लेकिन 1974 में स्टार्ट किया अपना न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करने के बाद भी इंडिया ने 24 साल तक वेट किया और 1998 में पोखरान 2 किया, जब इंडिया के पास एज था कि वो पाकिस्तान से आगे निकल सकता था। लेकिन फिर भी इंडिया ने पोखरान 2 1998 में कंप्लीट किया और उसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी कंप्लीट कर दिया और इसके बाद कारगिल उसके 1 साल बाद हो गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडिया ने ये 24 साल का डिले ना किया होता तो हो सकता था कि कभी कारगिल भी ना होता, क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क कभी लेता ही नहीं इंडिया के साथ भिड़ने का। हो सकता था कि इंडिया कोई जम्मू एंड कश्मीर का सोल्यूशन भी निकाल पाता जब इंडिया के पास एक एज था। लेकिन जब दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर कैपेबल हो गई तो एट द एंड हमने देखा कि कारगिल हुआ 1999 में। अब चलिए करते हैं बात चौथे ब्लंडर के ऊपर, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, कई सारे हिस्टोरियन और डिप्लोमेट्स ने भी इसको पॉइंट आउट किया है, वो है तिब्बत को चाइना के हाथों एनेक्स होते हुए देखना। इंडिया के पास चांस था कि 1951 में तिब्बत का हेल्प करे और चाइना को रोके तिब्बत को एनेक्स करने से, क्योंकि जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया उसने सिर्फ तिब्बत को खत्म नहीं किया, उसने इंडियन इकोनॉमी को भी रोक दिया, क्योंकि आज चाइना इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा है। और जैसे ही 1951 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया, 1962 में उसने सीनो इंडिया वॉर किया। हम 1951 में हम इस बात का उम्मीद कर रहे थे कि इसके बाद चाइना रुक जाएगा, लेकिन हम भूल गए इंपीरियल कंट्रीज कभी भी रुकती नहीं है, उनका जमीन को हथियाना कभी रुकता नहीं है। और यही हुआ 1962 में सीनो इंडिया वॉर हुआ, जिसमें इंडिया हारा। इंडिया को उस टाइम इकोनॉमिकली भी लॉस हुआ, मिलिट्री वाइज लॉस हुआ, उसके रिसोर्सेज भी गए और उसके साथ ही साथ इंडिया का लद्दाख का काफी बड़ा रीजन भी चला गया। और उसके बाद भी चाइना रुका नहीं, वो आज अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम करता है, जिसकी वजह से आज इंडिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर यूरेनियम का खुदाई नहीं कर सकता। इंडिया आज तक नॉर्थ ईस्ट का प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर पाया है क्योंकि आज भी चाइना उसके दरवाजे पे खड़ा है और इंडिया ने कोशिश भी उस तरह से नहीं की। चाइना ने इंडिया के बॉर्डर के पास बुलेट ट्रेन तक से ला दी कि अपने मिलिट्री को जल्द से जल्द इंडिया के बॉर्डर के पास ला सके। आज इंडिया फेस कर रहा है 2 फ्रंट वॉर, चाइना और पाकिस्तान दोनों से, क्योंकि तिब्बत आज चाइना के हाथ में है। हमने इसका रिजल्ट गलवान वैली में भी देखा और इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है 2 फ्रंट वॉर का। और अगर ये ब्लंडर हमने 1951 में रोक दिया होता तो आज ये ना होता, तिब्बत एक आज़ाद देश होता। और तिब्बत हिस्टोरिकली इंडिया का एक बहुत बड़ा फ्रेंडली कंट्री रहा था, इसलिए वो आगे भी इंडिया का फ्रेंडली कंट्री ही रहता और इंडिया के साथ उसका ट्रेड भी अच्छा चलता और इंडिया इकोनॉमिकली भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकता था तिब्बत से। अगर आपके दिमाग में कोई और ब्लंडर है जो इंडिया ने किया जिसका रिजल्ट आज इंडिया को भुगतना पड़ रहा है और उसका इम्पैक्ट हम अपने इकोनॉमी और अपने डिप्लोमेसी के अंदर देखते हैं, तो उसको पॉइंट आउट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया 2 बड़े ब्लंडर करने जा रहा है फ्यूचर में, जिससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया ने ये 4 ब्लंडर्स तो कर दिए, लेकिन ये 2 ब्लंडर इंडिया के सुपर पावर होने या ना होने को डिसाइड करेगी। तो इस वीडियो का वेट कीजिए, तब तक बाय बाय।